अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर शुजात। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कॉर्पोरेट लाउंज। नाजरीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है उन पर डिफरेंट किस्म की तनकीद भी हो रही है और कुछ लोग उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। गो के अप्रिशिएट करने वाले कम है, लेकिन कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स कोविड 19 आउटब्रेक जो था उसको कैटर करने के लिए कुछ अजीब गरीब किस्म का था। ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि गवर्नमेंट एक स्टेट ऑफ कमोशन में थी और उनको समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह की इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है ना वो ली जाए। बहरहाल ये तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की बात है। वैसे अगर आप वर्ल्ड वाइड देखें तो ज्यादातर कंट्रीज में कुछ अजीब गरीब सी सूरत नजर आ रही थी, एक्सेप्ट फॉर द फ्यू। और इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में और इवन जो दूसरी पॉलिसीज थी इस आउटब्रेक को टैकल करने के लिए उसके बारे में भी डिफरेंट आरा जो है वो लोगों के सामने आ रही थी। तो आज के प्रोग्राम में हमने बिलखुसूस डिस्कस करना है कि जो मौजूदा गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वो किस तरह से कारगर साबित हो सकती हैं इस कोविड 19 आउटब्रेक को कैटर करने में। और नंबर 2 के जब ये आउटब्रेक अल्लाह करे कि ये जल्द अज जल्द ओवर हो जाए तो उसके बाद गवर्नमेंट को कौन सी इकोनॉमिक पॉलिसीज अडॉप्ट करनी होगी और क्या जो मौजूदा ट्रेजेक्ट्री ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज है ये दुरुस्त समत में जा रही है या गवर्नमेंट को कुछ थोड़ा सा बताने की जरूरत है, कुछ चीजों को रेडिकली चेंज करने की जरूरत है। हमारे साथ 2 निहायत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे। पहले मैं आपका तारुफ करवाता चलूँ। प्रोफेसर डॉक्टर कैसर बंगाली साहब। डॉक्टर साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, ना सिर्फ दरसो तदरीस और रिसर्च के साथ ये वाबस्ते हैं बल्कि डिफरेंट जो इंटरनेशनल और नेशनल फोरम्स में अपनी पॉलिसी इनपुट भी देते हैं, रिसर्च भी करते हैं और डिफरेंट चैनल्स पे आपको नजर भी आते हैं। सर वेलकम करता हूँ आपको शो में। थैंक यू। मेरे साथ दूसरे जो गेस्ट हैं वो प्रोफेसर डॉक्टर शहबाज हैं। आप प्रोफेसर बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चाइना के। डॉक्टर शहबाज भी इकोनॉमिस्ट हैं और रिसर्च फेलो में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के भी, और इनकी रिसर्च भी एनर्जी के हवाले से और बिलखुसूस कोविड 19 के हवाले से भी आप इनको डिफरेंट टीवी चैनल्स पे सुनते रहते हैं। तो मैं अपने दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को वेलकम करता हूँ। मैं शुरू करूंगा गुफ्तगू प्रोफेसर डॉक्टर कैसर बंगाली साहब से। सर मुझे ये बताइए कि बड़ा डिफरेंट किस्म का जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से रिस्पांस आ रहा था। इवन के कुछ जो गवर्नमेंट के पॉलिसी मेकर्स थे वो ये कह रहे हैं कि जी हमने बहुत बेहतरीन तरीके से कोविड 19 आउटब्रेक को कैटर करने की कोशिश की है और हम दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं और दूसरे मुल्कों की निस्बत हम इसको जल्द कंट्रोल कर लेंगे। आप क्या कहते हैं बिलखुसूस इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में? अरे ये जो वबा है ये एक नई चीज़ है, किसी को तजुर्बा नहीं है। कोई भी हुकूमत दुनिया में ये क्लेम नहीं कर रही है कि हम इसको सही हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे क्राइसिस की नौयत सामने आती है वैसे हुकूमत रिस्पॉन्ड करती है। और कभी कभी हुकूमतें बरतानिया में आज एक बहुत सीनियर ऑफिसर ने एडमिट भी किया है कि शुरू में हमने गलतियाँ की है। तो पाकिस्तान में अगर कोई ये कहता है कि हम बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर रहे हैं तो वो उनको पता नहीं है वो क्या हैंडल कर रहे हैं। लेकिन अगर नहीं हैंडल कर रहे हैं तो हमें बहुत ज़्यादा नुक्ताचीनी नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि ये एक बिल्कुल नई चीज़ है और किसी को तजुर्बा नहीं है कि इसको कैसे हैंडल करें। तो वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमतें अपने तौर पे कोशिश कर रही हैं। ये खुशहाइन बात ज़रूर है कि हमारा वो हाल नहीं है जो इटली और स्पेन और अमेरिका और किया था। तो इसमें सर मैं डॉक्टर शहबाज साहब आप ही की तरफ जाऊंगा, फिर मैं डॉक्टर साहब की तरफ भी आऊंगा इकोनॉमिक पॉलिसी के हवाले से। डॉक्टर शहबाज आप क्या कहते हैं, क्योंकि आप चाइना में भी थे और अभी आप वापस भी आए हैं, तो आपका गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स आप क्या समझते हैं? जाहिर है कि जैसे डॉक्टर कैसर साहब ने फरमाया कि हम ये नहीं कह सकते कि अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज ही एक ऐसी है जो हिस्ट्री में दुनिया में पहली दफा देखी गई है। तो क्या वो चीजें हैं जिसको बेहतर किया जा सकता है, जिसको इम्प्रूव किया जा सकता है? जी बहुत शुक्रिया शुजा साहब। डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी देखें पीछे चंद हफ्तों जो प्रोग्राम चल रहे हैं और हर प्रोग्राम के ऊपर यही चीज डिस्कस हो रही है कि हमें चाइना से सीखना चाहिए, हमें चाइना से सीखना चाहिए। तो आज चाइना ने अपने स्कूल ओपन कर दिए। आप देखें कि वो मतलब कि उन्होंने 2 से 4 महीने के अंदर कैसे चीजों को कंट्रोल किया और हम उसके ऊपर क्या कर रहे हैं। मतलब कि मेरे पास थोड़े से डॉक्यूमेंट्स हैं जो गवर्नमेंट के हैं। उससे पहले बल्कि मैं थोड़ा इस बात को आऊंगा क्योंकि मैं गाँव में बैठा हुआ हूँ अभी। तो ये जो पिछले 2 हफ्तों से मतलब गवर्नमेंट ने कहा हम स्मार्ट लॉकडाउन करेंगे, कुछ कंस्ट्रक्शन सेक्टर जिसकी उन्होंने बात की थी उसको हम ओपन कर रहे हैं। वो उसकी इफेक्टिविटी कितनी हुई है उसके एग्जांपल से मैं पर्सनल आपको दूंगा
کہ میرے ایک جاننے والے ہیں جنہوں نے کنکریٹ کا ایک پلانٹ لگایا ہوا ہے, وہ بزنس شروع کیا ہوا ہے, وہ بڑے خوش ہو گئے کہ چلو جی اب گورنمنٹ نے جو کنسٹرکشن سیکٹر جو اس کو مل کے نرمی دے دی ہے تو ہمارا کاروبار جو ہے نا وہ چلنا شروع ہو جائے گا. لیکن اس کے ساتھ گورنمنٹ یہ بھول گئی کہ اس کے ساتھ جو ریلیٹڈ سیکٹرز تھے ان کو بھی اوپن کرنا چاہیے تھا. مثلاً بلکہ ان کو 8 سے 10 مزدور چاہیے ہوتے ہیں ایک پلانٹ کو چلانے کے لیے. اب جب وہ اوپننگ ہوئی, جب یہ نرمی کا اناؤنسمنٹ ہوا تو پتا چلا جی مزدور جو ہیں ان کے اوکاڑا میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اوکاڑا سے گجرانوالہ سے اس لیے نہیں آ سکتے کہ ٹرانسپورٹیشن نہیں ہے. اس کے بعد پتا چلا جی جو کنسٹرکشن جو پلانٹ ہے وہ اس لیے نہیں چل سکتا کیونکہ ہمیں سیمنٹ چاہیے اور سیمنٹ کے لیے بھی ٹرانسپورٹیشن چاہیے. وہ پلانٹ ہمارا اس لیے نہیں چل سکتا کیونکہ ہمارے پاس بجری نہیں ہے اور بجری کے لیے بھی ٹرانسپورٹیشن چاہیے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ گورنمنٹ نے ہاں کچھ حد تک چیزیں جو انہوں نے کی, لیکن ان کو ویری کیئرفلی جو ریلیٹڈ سیکٹرز تھے ان کو بھی دیکھنا چاہیے تھا. ہو سکتا تھا کہ وہ جو اناؤنسمنٹ انہوں نے کیا تھا اسمارٹ لاک ڈاؤن کا, اس کے بینیفٹ کچھ زیادہ اچھے ہمیں مرتب ہو سکتے تھے, اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے. میں ڈاکٹر کیسر صاحب آپ کی طرف آؤں گا کہ کہا جا رہا ہے کہ مانیٹری پالیسی کے تھرو اور فسکل پالیسی کے تھرو اسپیسیفکلی کہ کہا جا رہا ہے کہ مانیٹری پالیسی کو لوز کیا جائے گا اور انٹرسٹ ریٹ کو کٹ ڈاؤن کر کے اکنامک گروتھ کو جو ہے نا تھوڑا سا اسٹیمولیٹ کریں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ابھی گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں, مانیٹری پالیسی کی بالخصوص بات کریں اور فسکل پالیسی کی بات کریں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ درست ہے, یہ اکنامک گروتھ کو اسٹیمولیٹ کریں گے, یہ جو ہمارا ایک دم ڈیپ ٹرینڈ آیا ہے اس کو آگے بہتر طریقے سے کچھ اس میں کچھ ایسا چیز ہوگی کہ یہ دوبارہ اپورڈ جائے؟ مانیٹری پالیسی کے حوالے سے جو انٹرسٹ ریٹ بڑھایا تھا 13-13.5%, اس کا کوئی معاشی جواز نہیں تھا. آج بھی 11% ہے, اس کا بھی معاشی جواز نہیں. انٹرسٹ ریٹ میرے خیال میں 5-6% پہ ہونا چاہیے. انٹرسٹ ریٹ کم کرنے کا فائدہ حکومت کو ہے چونکہ ان کا جو ڈیٹ سروس کا جو برڈن ہے وہ کم ہو جاتا ہے, اور ہمارا چونکہ بجٹ کا خسارہ بہت بڑا ہے, اور اگر انٹرسٹ ریٹ کم کرنے سے وہ خسارہ کم ہوتا ہے تو یہ بہت پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. لیکن اکانومی کا پک اپ جو ہے وہ صرف مانیٹری پالیسی سے اب نہیں ہوگا, کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر کو مزید زیادہ پش چاہیے. جیسے ڈاکٹر شہباز نے بتایا کہ صرف کنکریٹ کی فیکٹری کھولنا کافی نہیں ہے, اس کے ساتھ اور بھی چیزیں کرنی ہوتی ہیں. تو جو کوئی انویسٹ کرتا ہے, کارخانہ چلاتا ہے, وہ صرف بینک سے قرضہ لے کے کارخانہ نہیں چلاتا ہے, اور بہت ساری چیزیں چاہیے, وہ نہیں ہے. تو فسکل پالیسی اس کے لیے امپورٹنٹ ہے. اس کے لیے جو جی ایس ٹی کا ریٹ ہے یہ کم کرنا پڑے گا, آدھے سے بھی زیادہ کم کرنا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں 5% ملانا چاہیے, اس وقت 17%. اور بجلی کی فراہمی یقینی بنانا پڑے گا. یہ تمام چیزیں کرنی پڑے گی جو مانیٹری پالیسی کے باہر ہے. سو مانیٹری پالیسی, فسکل پالیسی اور ایڈمنسٹریٹو میجرز, یہ تینوں چیزوں کی ضرورت پڑے گی معیشت کو پک اپ کرنے کے لیے. لیکن بنیادی چیز میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب پرائیویٹ سیکٹر پہلے ہی پاکستان میں بہت کمزور تھا, شور بہت تھا پرائیویٹ سیکٹر کا, لیکن پچھلے 40 سال آپ دیکھیں, 40 سال بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے, پرائیویٹ سیکٹر نے کوئی خاطر خواہ انویسٹمنٹ نہیں کی سوائے اسٹاک مارکیٹ اور پراپرٹی مارکیٹ کے. اسٹیٹ کو آنا پڑے گا سامنے دوبارہ, پی آئی ڈی سی کو بحال کرنا پڑے گا. جس طرح پی آئی ڈی سی نے پاکستان بننے کے بعد صنعت کاری کا سلسلہ شروع کیا تھا 50s اور 60s میں, اسی طرح پی آئی ڈی سی کو دوبارہ آنا پڑے گا, اور وہی ماڈل کہ پی آئی ڈی سی سیٹ اپ کرے اور بعد میں ہینڈ اوور کر دیں پرائیویٹ سیکٹر کو جو بعد میں چلائے. تو یہ جو پش دینا ہے, دھکا دینا ہے گاڑی کو اکانومی کو ڈیولپ کرنے کے لیے, وہ ریاست کو دینا پڑے گا. تو اس میں سر میں اگر اس میں انٹریکٹ کروں, ایک عام طور پہ آرگیومنٹ دیا جاتا ہے جو کہ کیپٹلسٹ اسکول آف تھاٹ کے اکثر لوگ دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کا رول جو ہے وہ ریگولیٹری رول ہے, گورنمنٹ ڈائریکٹلی اونرشپ رول میں نہیں آ سکتی یا نہیں آنا چاہیے, اور گورنمنٹ جب آئے گی اور اسپیشلی کرپشن ہوگی, ان ایفیشنسیز بڑھیں گی. تو آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ کرپشن تو پرائیویٹ سیکٹر میں بھی بہت ہے. جتنے بینک لون کے ڈیفالٹ ہے پرائیویٹ سیکٹر کے, اس نے پورے ہمارے بینکنگ سیکٹر تباہ کر دیا. کئی پرائیویٹ سیکٹر کی فیملیز ہیں جو ارب پتی ہو گئی بینک لون ڈیفالٹ کر کے. تو یہ کرپشن گورنمنٹ کی منوپلی نہیں ہے, وہ ایک معاشرے کا حصہ ہے. اور جو کیپٹلسٹ یہ کہتے ہیں کہ حکومت کا کام نہیں ہے معیشت میں انٹرفیئر کرنا, لیکن جب کیپٹلسٹ معیشت میں بحران آیا, سب نے ریاست سے کہا کہ ہماری مدد کرو, ہمیں بیل آؤٹ کرو.
जब 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 मुसीबत पड़ती है तो रियासत से ही कहते हैं, वो सोशलिज्म में ढूंढते हैं अपना हल। ये जो बहरान आया है, आप देखें कि इसमें प्राइवेट सेक्टर और मार्केट इकोनॉमी बिल्कुल पीछे चली गई है, कहीं उसका वजूद नहीं है। हर मुल्क में सिर्फ रियासत काम कर रही है और अवाम की जिंदगी बचाने के लिए रियासत काम कर रही है, प्राइवेट सेक्टर का कोई काम नहीं। प्राइवेट सेक्टर तो मजदूरों को निकाल दिया, कारखाने बंद कर दिए, कारोबार बंद कर दिया, यूनिवर्सिटियां बंद हो गई, यूनिवर्सिटी में टीचर्स की सैलरी आधी कर दी गई है, वगैरह वगैरह। ये मार्केट इकोनॉमी है, ये प्राइवेट सेक्टर है। तो ये तो हो चुका है कि अब रियासत को वापस आना पड़ेगा। ये जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहां भी रियासत आएगी वापस। आप देखें स्पेन में इन्होंने हॉस्पिटल्स नेशनलाइज कर दिए। तो इसका मतलब ये कि दोबारा गवर्नमेंट की तरफ हमें जाना पड़ेगा। जी जरूर। डॉक्टर शहबाज, क्योंकि ये चाइना में मेरे ख्याल में काफी हद तक कुछ इस तरह का सिलसिला है कि गवर्नमेंट की बड़ी एक मेजर, बल्कि आप ये समझें कि कुछ लोग तो ये भी जवाब देते हैं कि आर्गुमेंट देते हैं कि गवर्नमेंट ही चाइना में हर चीज को कंट्रोल कर रही है, जिसकी वजह से वहां पे चाइना में कोविड-19 पैंडेमिक को बड़े अच्छे तरीके से ऐसे तरीके से कंट्रोल कर लिया गया। आप क्या कहते हैं कि जब गवर्नमेंट अगर पाकिस्तान में वापस आती है, या गवर्नमेंट जैसे डॉक्टर कैसर साहब ने फरमाया कि PIDC तर्ज का दोबारा से उसको रिवाइव किया जाता है, ये हेल्थ सेक्टर में आते हैं, तो चाइना से क्या हम लेसन ड्रॉ कर सकते हैं? और दूसरी बात ये कि क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है अगर हम, क्योंकि ये काफी फिर क्लोज एफिनिटी बन जाती है चाइना से या इवन रशिया से भी किसी एस्पेक्ट से। जी बिल्कुल, मैं डॉक्टर साहब की बात से मुत्तफिक हूँ। आप अगर चाइना की इकोनॉमी थोड़ा केयरफुली देखें तो उसमें एक बहुत बड़ा अंसर आपको नजर आएगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन्वेस्टमेंट। आप अगर इस कोविड-19 का भी सिनेरियो सारा देखें, उसमें आप एक अली बाबा ग्रुप उनका देखें। आज जितना दुनिया में मास्क प्रोड्यूस हो रहा है, सैनिटाइजर प्रोड्यूस हो रहा है या वेंटिलेटर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसमें अली बाबा जो है वो प्राइवेट सेक्टर की फॉर्म में इकोनॉमी के अंदर काम कर रहा है। दूसरी तरह गवर्नमेंट की बात है, गवर्नमेंट जो है उसको स्टेट को मतलब आना होगा। आप छोटा सा यूके का केस आप देख लें, जैसे डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि यूनिवर्सिटी ने सैलरीज आधी कर दी है और बहुत से मजदूर जो रोड पे आ गए। बल्कि मैं कल गुजरावाला थोड़ा मुझे कहीं काम था तो मैं बस ऐसे लेबर मार्केट घूमता आ रहा था, यकीन करें रोड के ऊपर मैं लोगों को देखा, 2-2, 4-4, 6 लोग जत्थे के गांव में बैठे हुए हैं और एक बड़ा सा बैनर लगाया जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि मजदूर की हेल्प की जाए। तो हमें चाहिए था कि हम कुछ इस तरह के जो रिलीफ पैकेजेस हमने देने थे तो उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करते, और मॉनिटरिंग आपसे तब तक नहीं होगी जब तक कि आपकी इकोनॉमी डेवलपमेंट नहीं होगी। अब यूके में उन्होंने क्या किया, क्योंकि उनका सारा निजाम जो है डिजिटलाइज है, सारा सिस्टम डॉक्यूमेंटेड है, उन्होंने जो प्राइवेट सेक्टर जो मजबूत या जिसका वो कारोबार है, उन्होंने पिछले 3 साल का एवरेज निकाला उनका पर मंथ। उस तरह से उन्होंने इस दौरानिये में लोगों की हेल्प करना शुरू की है। और प्राइवेट सेक्टर में उन्होंने काम ये भी किया है कि गवर्नमेंट ने 80% सैलरी जो लोगों को दी है जो प्राइवेट सेक्टर में काम करें, 20% उन्होंने जो ओनर है उसके ऊपर छोड़ दिया है, वो दे या ना दे। अब 80% जब भी किसी बंदे को सैलरी का पोर्शन मिलेगा तो मेरे ख्याल में उसकी लाइफ जो है वो सरवाइव जाए। अच्छा, हमें एक ब्रेक लेनी है डॉक्टर साहब, और ब्रेक के बाद हम हाजिर होते हैं और मैं डॉक्टर कैसर साहब से पूछूंगा कि इकोनॉमिस्ट फोर्सी कर रहे हैं कि ये जो 1930s के ग्रेट डिप्रेशन की सूरत हाल आई थी, ये वही सूरत हाल दुनिया फेस करने जा रही है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जैसा कि मैंने ब्रेक से जाने से पहले बताया था कि ग्रेट डिप्रेशन के हवाले से कुछ पेशन गोइयां की जा रही है। इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि जब जिस तरह का 1930s में ग्रेट डिप्रेशन आया था, इकोनॉमिक सूरत हाल हुई थी, वही शायद दुनिया फेस करने जा रही है, खुदा न खास्ता। डॉक्टर साहब, आप क्या कहते हैं इस बारे में? जी, हालात तो बहुत सिमिलर होंगे। पाकिस्तान को 2 बहरान का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि रिसेशन आएगा, डिप्रेशन आएगा अमेरिका में, यूरोप में, तो हमारी एक्सपोर्ट मार्केट्स हैं। तो हमारी एक्सपोर्ट मार्केट अगर ड्राई अप हो गई तो यहाँ जो कारखाने हैं जो एक्सपोर्ट की अशिया बनाते हैं वो भी बंद हो जाएगी। तो ये एक बहरान है जी। दूसरा ये है कि जब कारखाने बंद हुए, कारोबार बंद हुआ, तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू ड्राई अप हो जाएगा। GST कौन देगा अगर कारखाने बंद है? इंपोर्ट्स अगर नहीं हो रही है तो इंपोर्ट ड्यूटी कौन देगा? हुकूमत के पास
اب تو تنخواہ دینے کو پیسے نہیں ہوں گے, فوج کے پاس بھی تنخواہ دینے کو پیسے نہیں ہوں گے. تو یہ دو کرائسس ہمارے ہیں, ڈالر کا کرائسس ہے اور روپوں کا کرائسس ہے. یہ آئے گا, اس کے لیے ہمیں معیشت کو ریسٹرکچر کرنا پڑے گا. ہمیں انحصار نہیں کرنا ہے ایکسپورٹ لیڈ اکانومی پہ. ہمیں ایک جسے اوٹارکی کہتے ہیں, سیلف سفیشینٹ اکانومی, ہمیں کیا چاہیے اور کیا بنا سکتے ہیں ہم اپنی ضرورت کے لیے, یہ اس کے گرد معیشت بنانی پڑے گی. اور دوسرا یہ ہے کہ حکومت کے جو غیر ترقیاتی اخراجات ہیں اس میں بہت زیادہ کمی کرنی پڑے گی, کیونکہ اب تو پیسے ہی نہیں ہے بانٹنے کے لیے جو ہم کرتے رہے. اس میں گورنمنٹ تو سر کہتی ہے کہ ہم نے پہلے ہی غیر ترقیاتی اخراجات کو بڑی حد تک کٹ کر دیا اور بڑا اس کو ریڈیوس کر دیا. اس میں تو ہم تو جو یہ گورنمنٹ کوئی نہیں کیا ہے. اس وقت تقریباً 14 ڈویژنس تو ہم نے کاؤنٹ کیے ہیں جو بالکل بیکار ہے, کسی کام کے نہیں ہے. یعنی ایک اسلام آباد میں ڈویژن ہے ڈویژن فار نیشنل ہارمنی, ایک ہے ڈویژن فار نیشنل ریگولیشن. اس طرح کے 14 ڈویژنز ہیں جو ہم ختم کر سکتے ہیں. اسی طرح جو فوج کا نان کمبیٹ ایکسپینڈیچر, جنگ والا حصہ نہیں, جو جنگ سے جس کا تعلق نہیں ہے, وہ بھی بہت بڑا ہے اور اس میں بہت گنجائش ہے اس کو کم کرنا, اور یہ کرنا پڑے گا. کیونکہ آپ ایک فوج تیار کرتے ہیں اور آپ کے پاس ٹینکس اور فائٹر پلینز اور جہازوں کے پاس پیٹرول نہیں ہے تو آپ جنگ نہیں لڑ سکتے. پیٹرول جو ہے وہ ایکسپورٹ سے آتا ہے, ایکسپورٹ مینوفیکچرنگ سے آتا ہے. جہاں معیشت بیٹھ جائے گی وہاں آپ جنگ نہیں لڑ سکتے. تو جنگ کا بھی جو پوری ایکویشن ہے ورلڈ وائڈ وارز کی, وہ بھی تقریباً وہ بدل جائے گی. اب تو اس میں سر میں کیونکہ تو نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن یہ کہ کیونکہ جیو اسٹریٹجک ہماری پوزیشن ایسی ہے تو شاید اس پہ کچھ نیشنل جو اسٹریٹجیز ہیں جو نیشنل سیکورٹی کے حوالے سے وہ پھر اس میں خدشات سامنے آنا شروع ہو جائیں گے اگر ڈیفینس فورسز کی طرف جاتے ہیں یا ان کی وہ بجٹ. اسی لیے میں نان کمبیٹ ایکسپینڈیچر کی بات کر رہا ہوں. جو کمبیٹ ایکسپینڈیچرز ہیں جس میں بندوق اور توپیں اور ساری چیزیں ہیں, اس پہ ہم بات اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں علم نہیں ہے, ہمیں پتہ نہیں ہے, ہم آرمامنٹس ایکسپرٹس نہیں ہیں, ہم اکانومسٹ ہیں. لیکن میں دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ایکسپینڈیچرز ہیں, وہ کہاں بند ہو سکتا ہے. مثلا اس وقت ایک GSQ شفٹ ہو رہا ہے پنڈی سے اسلام آباد, اس میں کوئی نیشنل سیکورٹی انوالو نہیں ہے, پنڈی میں ہی رہنے تھے, اور وہ کروڑوں روپیہ خرچ ہو جائیں گے, اربوں روپیہ خرچ ہو جائیں گے اس کو شفٹ کرنے میں. یہ ہم اب افورڈ نہیں کر سکتے, اس اسکیم کو کینسل ہونا چاہیے. تو یعنی کہ جو اسی طرح سے جو ہماری فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کے بھی ایکسپینڈیچر جو ہے میرے خیال میں بہت حد تک جو تللے ہیں منسٹرز کی سیلریز, اور ہم نے بہت کیا. جیسے ایک کمیونیکیشنز منسٹری ہوتی تھی, اس کو ڈیوائڈ کر کے ایک پوسٹل ڈویژن الگ بنا دیا. تو جہاں جہاں آپ نے سارے الگ کھانچے بنائے ہیں اس کو واپس ریورٹ کریں جہاں پر تھے پہلے, کیونکہ پہلے بھی کام ہو رہا تھا. بات یہ ہے کہ 1971 میں جو اتنی سائز تھی حکومت کی اس سے 3 گنا آپ نے بڑھا دیا, ملک آدھا ہو گیا. تو اس کا کوئی تو حساب ہونا چاہیے نا. جی 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 بالکل. تو میں اگر سر اسی کو ڈاکٹر شہباز میں آپ سے اگر مانیٹری سائڈ سے پوچھوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ گورنمنٹ کو زیادہ پیسے پرنٹ کرنے پڑیں گے, منی سپلائی کے ایشوز آ رہے ہیں, تو مانیٹری پالیسی کے کیا اسپیکٹس ہو سکتے ہیں جو کہ اکنامک گروتھ کو اسٹیمولیٹ کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب گورنمنٹ کو زیادہ پیسے پرنٹ کرنے نہیں پڑیں گے, گورنمنٹ زیادہ نوٹس پرنٹ کر رہی ہے. وہ صرف تھوڑا دن کا اناؤنسمنٹ باقی ہے, کیونکہ یہ ٹریبیون کے اندر ایک آرٹیکل پبلش ہوا ہے جس کا ٹائٹل اس طرح سے ہے, پاکستان پٹس کرنسی پرنٹنگ پریس آن ہائی الرٹ. اچھا, آپ اس سے اب اندازہ خود کر لیں. مطلب مانیٹری پالیسی جیسے ڈاکٹر صاحب فرما تھے کہ اب اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ایک بڑا لفظ پچھلے چند دنوں سے وہ استعمال کریں, فزیکل اسٹیمولس اور اکنامک اسٹیمولس, اور اس میں کہہ رہے ہیں ٹارگیٹڈ سیکٹرز, اور ٹارگیٹڈ سیکٹرز کے اندر جب بات انہوں نے کنسٹرکشن کی ہے, کسی اور سیکٹر کی آپ نے بات سنی. میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی بات بالکل میں اس کو سیکٹر کر رہا ہوں کہ ہمیں جو اکانومی کا اسٹرکچر ہے اس کو ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں باقاعدہ کمپریہنسو ایگریکلچر پالیسی لے کے آنی چاہیے. ہمیں انڈسٹریل پالیسی جو پچھلے 70 سال سے واپس ہے ہی نہیں, اس پالیسی پر فوکس کرنا چاہیے. ہمیں سروس سیکٹر جو ہے اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں جیسے ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے US ہو گیا ہے, چائنا جو ہے, یہ ہمارے میجر ایکسپورٹنگ جو ٹریڈ پارٹنرز ہم کہہ رہے ہیں وہ ہے. امریکہ میں بھی اگر آپ کا ایکسپورٹ دیکھا جائے تو 4.3 بلین US ہے, چائنا میں آپ کا 3 پوائنٹ سم تھنگ ہے. تو اس سلسلے میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو چاہیے کہ اگر ایکسپورٹ گروتھ اسٹریٹجی کو فالو کرے تو ہمیں
डिमांड ड्रिवन एक्सपोर्ट जो है वो स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। तो ताकि हम आने वाले वक्त में कुछ फॉरेन जब जो है उसको कमा सकें। देखें अभी जो ये श्योर कर रहे हैं कि हमें IMF की तरफ से IMF की तरफ से हमें जो है वो कर्जे की वापसी में रिलीफ मिल गया है। मुझे ये कहें कि आपने कर्जा आज नहीं तो कल आपने वापस करना है। और मुझे ये तकरीबन 21 से 22 प्रोग्राम पाकिस्तान में अभी तक अडॉप्ट कर चुका है IMF से। मुझे अब ये बताएं, आप भी इकोनॉमिस्ट हैं, हमारे टीचर मुख्तलिफ हमारे साथ बैठे हुए हैं, कर्जों से मुल्क तरक्की नहीं करते। और ये बड़ी सिंपल सी बात, रॉकेट साइंस नहीं है कि जिसकी समझ ना आ रही है लोगों को। तो उसमें आप जब नए नोट छापेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट के पास ऑप्शन नहीं है कोई, मतलब इस साल का जो आपका टारगेट था, जो IMF ने FDR का टैक्स रेवेन्यू जो टारगेट सेट किया था वो 5101 अरब था। बीच में ये कोरोना आया, उससे देखे कितना वो टैक्स रेवेन्यू शॉर्टफॉल में आपका चला गया है। उस पर गवर्नमेंट के पास दूसरा ऑप्शन नहीं रहा, गवर्नमेंट जो है बाहर से कर्जे ले रहे। तो मुझे कहें कि अब हर कोविड-19 की वजह से हर मुल्क को जान के लाले पड़े हुए हैं, हर मुल्क जो अपने अपने रिलीफ पैकेजेस जो है उसको फाइनेंस कर रहा है। तो बाहर से कर्जा मेरा तो ख्याल कभी नहीं मिलेगा। तो गवर्नमेंट के पास दो ऑप्शन आए कि या तो गवर्नमेंट अपना ट्रेजरी बिल या बॉन्ड जो है वो सेल करे टू स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो जाहिर सी बात है वो जब वो बाय करेगा तो वो नए नोट प्रिंट करेगा। अब इससे एक और इन्फ्लेशनरी सिचुएशन जो है वो आने वाले वक्त में पैदा होगी। डॉक्टर साहब की बात से मेरा ख्याल है कि जो बैंक की बात समझ पाए वो ये है, हमें मॉनेटरी पॉलिसी के साथ साथ जो हमारी जो इकोनॉमी है इन दोनों को हमें इंटीग्रेट करने की जरूरत है। अच्छा, इसमें मैं अगर डॉक्टर कैसर साहब आपकी तरफ आऊं तो मुझे एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में ये कहा जा रहा है कि जी एग्रीकल्चर सेक्टर एक बड़ा जो है वो अच्छा कारगर साबित हो सकता है इस पर्टिकुलर बहरान में, क्योंकि पाकिस्तान, एक तो पाकिस्तान की इकोनॉमी का एक सब्सटेंशियल पार्ट एग्रीकल्चर सेक्टर पे कंसिस्ट करता है, और दूसरा ये कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ये पोटेंशियल मौजूद है कि ये रिबाउंड कर सके, ना सिर्फ हमारी जो मासेज है उनको खिला सके बल्कि इससे हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। आप क्या कहते हैं कि जो क्या पॉलिसीज होनी चाहिए जो एग्रीकल्चर सेक्टर को रिवाइव कर सकती है या एग्रीकल्चर सेक्टर को एक मेजर पिलर ऑफ इकोनॉमी बना सकती है? एग्रीकल्चर को तो हमने 40-50 साल से इग्नोर किया हुआ है, इसलिए उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत गिर गई है। लेकिन एग्रीकल्चर ही बैकबोन आगे चल के बनेगा, चूंकि बुनियादी तौर पे लोगों को खाना चाहिए, ये सबसे पहली जरूरत है। और हम ये प्रोड्यूस कर सकते हैं। पाकिस्तान में इतनी ज़मीन है, इतना पानी है, और तो हम अपनी ज़रूरत की तमाम चीज़ें प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन इसमें यही मार्केट इकोनॉमी को उसूलों से हटना पड़ेगा। इस वक्त ये है कि जिस काश्तकार को जो भी ग्रो करना करे, जितनी न करना ना करे, ये इजाज़त नहीं हो सकती। हमें जितनी गंदुम चाहिए और उस गंदुम के लिए जितना एकरेज चाहिए, ये बाय लॉ होना चाहिए कि ये ज़िला जो है ये सिर्फ गंदुम ग्रो करेगा। इसी तरह दालें हम इंपोर्ट करते हैं, दालें हम भी बना सकते हैं। तो दाल की जितनी ज़रूरत है वो उसके लिए एकरेज मखसूस कर दे। और जो क्रॉप हमें बिल्कुल नहीं चाहिए वो शुगर केन है, ये बंद किया जाए। शुगर केन सिर्फ 2-4 कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में हो सकता है, क्योंकि शुगर केन कोस्टल क्रॉप है और उसका जो सुक्रोज कंटेंट है वो सिर्फ कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में अच्छा होता है, बाकी नहीं अच्छा। इसीलिए हमारे यहाँ चीनी महंगी है, क्योंकि महंगी है, एक्सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पैसे देने होते हैं। तो शुगर केन का ग्रोथ जो है सिवाय ठट्टा, बदीन और तो करीबी जो और डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इसके अलावा शुगर केन कहीं ग्रो नहीं होना चाहिए। वो जो ज़मीन है वो हम दाल, आलू, सब्जियां इसके लिए एलोकेट करें, और ताकि लोगों को बुनियादी चीज़ें मौजूद हो। कपड़े लोग पुराने भी पहन सकते हैं, मकान जैसा भी जिस तरह का लोगों के पास है इस वक्त वो उसमें रह सकते हैं। ये कम से कम साल, 2 साल, 3 साल ये प्रायोरिटीज़ नहीं हो सकती। हमें अपनी इकोनॉमी बुनियादी तौर पे फूड इंडस्ट्री के गिर्द चलानी पड़ेगी। उनको इनपुट्स देने हैं फूड इंडस्ट्री को, उनके लिए सीड्स और फर्टिलाइजर और पानी, सारी चीज़ें होनी चाहिए। और पूरा जो फिर हार्वेस्टिंग का, ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम जो है, मार्केट का, मंडी का, वो सब चलता रहना चाहिए, ताकि जो रिटेल शॉप्स हैं वहाँ पर खाना, अनाज मौजूद हो लोगों के लिए। हमारी इकोनॉमी इसके गिर्द बनानी पड़ेगी। आप ये फरमा रहे हैं कि हमें ज्यादा फोकस करना होगा फूड सेक्टर के ऊपर। मैं आखिरी, मेरे पास डॉक्टर शहबाज सिर्फ 1 मिनट है, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का ड्यूरेशन थोड़ा सा कम होता है। मैं चाहूंगा सिर्फ 1 मिनट में आप
एग्रीकल्चर के हवाले से अगर अपनी कोई इनपुट देना चाहें तो। हाँ, उसमें डॉक्टर साहब एक और जो बड़ी खतरनाक चीज हो रही है, वो पीछे कुछ चंद प्रोग्राम्स में जिक्र करता आ रहा हूँ, मतलब कि एग्रीकल्चर सेल्फ सफिशिएंसी की बात है, तो एग्रीकल्चर के लिए हमें लैंड चाहिए। और आज आजकल पता है आपको पाकिस्तान में क्या हो रहा है, मतलब कि आप देहात साइड पे हैं, जो जरखेज लैंड है वहां पर दो चार चार ये छोटे छोटे जो प्रॉपर्टी डीलर है, ये बिल्डर्स हैं, दो चार चार एकड़ लेके तो उसको तो वो टाउन बना रहे हैं, सोसाइटियां बना रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर भी गवर्नमेंट को खासी तवज्जो की जरूरत है। मतलब कि हमें मतलब कि जरूरी नहीं है कि हमारे सेंट्रल जो रेजिडेंट्स जो है उसी पर फोकस करें, वो वर्टिकल जो चीजें वो भी मुताबिक करवा सकते हैं, वरना एक वक्त ऐसा भी आना है कि हमें परेशानी हो जाएगी कि हम जो काश्तकारी वो करें कहाँ पे, जमीन की कमी हो जाएगी हमारे पास। बिल्कुल, तो आपने अपने बड़ा वैलिड पॉइंट है कि जो हमारी सोसाइटीज बन रही हैं और ये जो कंक्रीट जंगल फैलता चला जा रहा है, मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को देखना, क्योंकि ये एग्रीकल्चर लैंड को भी जो है वो ये खाता जा रहा है। मुझे माजरत के हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ प्रोफेसर डॉक्टर कैसर साहब का, प्रोफेसर डॉक्टर शहबाज का। आप हमारे प्रोग्राम में आए और आपने बड़ी जबरदस्त किस्म की अपनी आरा दी। उम्मीद है कि जब ये गवर्नमेंट तक चीजें पहुंचेगी तो शायद इनमें से कई दफा रिएक्ट भी करते हैं कुछ चीजों पे, पॉजिटिव फीडबैक भी आता है। बहरहाल हमारा प्रोग्राम देखती रहिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।